डियर स्टूडेंट, एसएचएम के हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हुए। लास्ट लेक्चर में हमने एसएचएम की इक्वेशन डिराइव किया और जो एसएचएम की इक्वेशन मिली उसमें जितने भी टर्म थे लाइक डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और फाई, इनिशियल फेज, ये सब हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अभी फाई जो है इनिशियल फेज है, उसे इनिशियल फेज क्यों कहते हैं इसकी फीलिंग आपको आज के लेक्चर में हो जाएगी कि इनिशियल फेज का मीनिंग क्या है। फाई को हमने इनिशियल फेज बोला है और ओमेगा टी प्लस फाई को हमने फेज बोला है, तो उसका मीनिंग क्या है आज इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो आज हम स्टार्ट करें एक नया टॉपिक, स्प्रिंग मास सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम, तो सर स्प्रिंग मास सिस्टम तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में, ये कौन सी नई बात है? बच्चों, स्प्रिंग मास सिस्टम को हमने एनएलएम में पढ़ा है, फ्रिक्शन में पढ़ा है, लेकिन आज जो स्प्रिंग मास सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एसएचएम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एसएचएम का चश्मा लगा के आज हम स्प्रिंग मास सिस्टम को देखेंगे। इज इट क्लियर? तो बहुत कंसंट्रेट हो जाइए और इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया है ऑलरेडी। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड कंडीशन पर है, देखिए जब ये ब्लॉक जो है मिड पॉइंट पर था तो स्प्रिंग कुछ इस प्रकार रही होगी, स्प्रिंग कुछ इस प्रकार रही होगी जब ब्लॉक मिड पॉइंट पर रहा होगा। तो अभी जो स्प्रिंग की लेंथ है वह नेचुरल लेंथ है इस कंडीशन में, लेकिन देखिए स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है इस ब्लॉक ने, ये देखिए, और मैंने यहां पर एक स्टॉपर लगा दिया है। तो अभी स्प्रिंग जो है कंप्रेस्ड कंडीशन में है। जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड कंडीशन में है तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को, जब स्प्रिंग इस कंडीशन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग पर लगा होगा इस डायरेक्शन पर लगा होगा, और इस डायरेक्शन पर इसलिए स्प्रिंग पर रिस्टोरिंग फोर्स लगा है ताकि स्प्रिंग को वह नेचुरल कंडीशन पर ला सके, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ रिगेन कर सके, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो ध्यान से समझिए, फिर से यहां दूसरा रूल माय डियर, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में मतलब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में मिड पॉइंट की ओर। इज इट क्लियर? तो ये तो हमने इस पर काफी चर्चा कर लिया है। तो स्प्रिंग फोर्स की बात करें अगर, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है Fs इज इक्वल टू माइनस kx। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन पर आपने डिस्प्लेसमेंट किया है उससे अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर? तो प्यारे भाइयों बहनों, कि अगर मैं इस इक्वेशन को मास से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा Fs अपॉन m और ये हो जाएगा माइनस k अपॉन m इंटू एक्स, और ये फोर्स अपॉन मास जो है ये तो एक्सीलरेशन है, और इसको मैं लिख सकता हूं d2x अपॉन dt2। एक्सीलरेशन को तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m इंटू एक्स। अब देखिए d2x अपॉन dt2 प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। आ रही है बात समझ में? तो यहां अगर आप देखें ये जो k अपॉन m है, मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओमेगा जो है रूट ओवर k अपॉन m है, लेकिन अगर k अपॉन m की बात करें कि k अपॉन m क्या होगा तो आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यहां इस इक्वेशन को अगर और आगे बढ़ाएं हम तो ये d2x अपॉन dt2 प्लस k अपॉन m जो है ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फिर से मिल गई, और इसका सॉल्यूशन अगर मैं यहां लिखूं d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन लिखूं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 में मैं प्लस ले लेता हूं, बाकी जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस आएगा वो लिया जाएगा। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 आया। ये एसएचएम की इक्वेशन मिल गई हमें। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए हमारे पास x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 मिल गया। इज इट क्लियर?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्दर अगर इसमें हम देखें कि ये फाई क्या है, फाई कैसे डिसाइड करें, बहुत केयरफुल हो जाइए। अगर आपको स्प्रिंग मास सिस्टम में एसएचएम में प्रॉब्लम हो रही है तो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं अगर आप उसको ध्यान से देख पा रहे हैं और आप 10 मिनट का समय दे रहे हैं एसएचएम के लिए इस लेक्चर में, तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं माय डियर। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहें। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर आपको x की वैल्यू गिवन है, अगर आपको x की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और इस ब्लॉक का मास भी अगर आपको पता है, रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, अगर आपको ब्लॉक का मास पता है, अगर आपको इसका एम्पलीट्यूड पता है, एम्पलीट्यूड मींस एक्सट्रीम पोजीशन कहां तक जा सकती है, मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वही है एम्पलीट्यूड। ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया है। तो अगर हमें k पता है, m पता है और किसी भी टाइम t पर अगर हमसे स्मॉल x की वैल्यू पूछ रहा है तो उस टाइम t पर फाई की वैल्यू हम क्या डिसाइड करें? आर यू गेटिंग? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं लास्ट टाइम क्लियर कर रहा हूं एक बार और। अगर इस स्प्रिंग मास सिस्टम में हमें k की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है और किसी टाइम t पर हमसे फाई पूछ रहा है, अगर k की वैल्यू पता है और m की वैल्यू पता है तो ओमेगा तो पता ही चल जाएगा यार, और किसी भी टाइम t पर हमसे पूछ रहा है फाई की वैल्यू बताओ, तो ये फाई की वैल्यू फाइंड करना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको लग रहा है नहीं ये डिफिकल्ट तो आप खुद ही बताइए। जो एक मैं केस दे रहा हूं, सपोज k की वैल्यू जनरली जितनी भी बुक्स हैं आप देखिए 120 मैक्सिमम केसेस में दिया रहता है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो मैं 120 सिलेक्ट कर लेता हूं। 120 न्यूटन पर मीटर अगर आपको k पता है, ब्लॉक का मास जो है आपको अगर 1.2 मीटर दिया है, 1.2 kg दिया है, मीटर नहीं, मास जो है 1.2 kg अगर गिवन है आपको, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा रूट ओवर k अपॉन m से, ये आ जाएगा आपका 120 अपॉन 1.2, तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 12, तो ये रूट ओवर 100 हो जाएगा और आ जाएगा कितना? 10। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, मैं लिख देता हूं फिर से, ओमेगा की वैल्यू 10 आ गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर फाई की वैल्यू बताओ। अगर a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है हमें, तो बोल रहा है t इज इक्वल टू 0 पर फाई की वैल्यू बताइए। ध्यान से समझिए, a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देने का मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये एम्पलीट्यूड गिवन है आपको, और मिड पॉइंट से इधर की भी जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, और यही है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 यही है। जैसे ही मैं स्टॉपर को हटाऊंगा ये ब्लॉक राइट हैंड साइड में मिड पॉइंट की ओर आना स्टार्ट करेगा, तो t इज इक्वल टू 0 पर तो ये अभी है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि k पता है, m पता है, ओमेगा पता है, a पता है, तो t इज इक्वल टू 0 पर फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आ रही बात समझ में? तो देखिए कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से हम फाई की वैल्यू पता करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब यह है कि हम डिफरेंट फाई की वैल्यू खुद से सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि यहां पर फाई की वैल्यू क्या रख दी जाए। तो ध्यान से समझिए, t इज इक्वल टू 0 पर फाई की हमें ऐसी वैल्यू लेना है कि x की वैल्यू -a आ जाए, -10 सेंटीमीटर आ जाए। क्यों? फाई की एक ऐसी वैल्यू ले हम कि ये सभी वैल्यू अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो फाई की एक ऐसी वैल्यू हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से सिलेक्ट करना है जिससे हमारा x जो है -10 सेंटीमीटर आ जाए, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर मिड पॉइंट से -10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही ये ब्लॉक रखा है। तो अगर -10 सेंटीमीटर फाई की जिस वैल्यू पर हमें मिल जाता है
डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू, तो हम मान लेंगे कि वो फाई की वैल्यू सही है। देखिए कैसे, x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये देखिए, साइन ओमेगा इंटू, अच्छा ओमेगा की वैल्यू कितनी है, हमने इसको डिटरमाइन किया है, फाइंड किया है 10, t की वैल्यू 0 प्लस माइनस फाई। बच्चों अगर फाई की वैल्यू में माइनस पाई बाई 2 रख दूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगला टर्म x इज इक्वल टू 10 साइन, और ये टर्म हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। आप जानते ही हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इस बेसिस पर, इस फॉर्मूला के आधार पर ये माइनस आगे आ जाएगा और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर आ गया। मतलब फाई की वैल्यू पाई बाई 2 रख देने से x इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट जो है मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर है लेफ्ट हैंड साइड में। इज इट क्लियर? अगर आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं, जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करके एक पेज में फॉर्मूला लिखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं, और अगर आपने इसको नहीं समझा है तो आप फाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। आसान क्वेश्चन में अगर आप फाइंड कर भी सकते हैं तो आपको फीलिंग नहीं आएगी सब्जेक्ट की। तो ये आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको सारे डेटा गिवन है, फाई अगर पता करना पड़ जाए तो आप कैसे पता करेंगे, ये मेथड मैंने आपको समझा दिया, इसको नोट करिए। इसके बाद मैं आपको एक बात और समझाता हूं, इसमें बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, अब देखिए, इसी बात को और आगे अच्छे से समझते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी स्प्रिंग मास सिस्टम में आपको, जिसमें k की वैल्यू 120 गिवन है, यूनिट आप लिख लीजिएगा, मास आपको ब्लॉक का 1.2 kg गिवन है, और ओमेगा आपने फाइंड कर लिया 10 यूनिट आया, एम्पलीट्यूड आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू तो आपने t इज इक्वल टू 0 पर पता कर लिया था। अगर मैं बात करूं कि टाइम पीरियड क्या होता है, समझिए, ये ब्लॉक का स्टॉपर जब मैं हटाऊंगा t इज इक्वल टू 0 पर, तो ब्लॉक इस डायरेक्शन पर मूव करेगा और आगे बढ़ेगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा, वापस आएगा मिड पॉइंट तक, फिर इसी पॉइंट पर आएगा जहां से चला था। ये 1 साइकिल कंप्लीट होगी इसकी, और इस 1 साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम कंज्यूम हुआ है, जितना टाइम लगा है, वही इस SHM का टाइम पीरियड होगा, जिसको आप लोगों ने रट के रखा है बच्चों। टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, आपने इसको रट रखा है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। चलिए इसका टाइम पीरियड पता करते हैं। इस केस में SHM का टाइम पीरियड पता करते हैं। तो इस केस में SHM का टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू तो आपने पता ही कर लिया था, कितना, 10, तो 2 पाई अपॉन 10, मतलब पाई अपॉन 5 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया। t इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई अपॉन 5 सेकेंड आ गया। देखिए, यहां से यहां तक जाने में, फिर वापस आने में जो एक साइकिल कंप्लीट करता है ये ब्लॉक स्प्रिंग मास सिस्टम SHM कर रहा है, उसका टाइम पीरियड पाई अपॉन 5 सेकेंड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों, अगर आपने इसको स्किप किया तो आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे, और जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, खासतौर से एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो देखिए, तो t इज इक्वल टू पाई अपॉन 5 सेकेंड आ गया। बच्चों, इस पॉइंट से t इज इक्वल टू 0 से
मिड पॉइंट तक आया ब्लॉक, उसके बाद और आगे बढ़ा, फिर मिड पॉइंट तक लौटा, फिर यहां पहुंचा, एक साइकिल कंप्लीट हुई। इसमें टोटल टाइम टी लगा। अगर इसको मैं 4 पार्ट में तोड़ लूं, मींस फर्स्ट पार्ट मिड पॉइंट तक आया, सेकेंड पार्ट मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक आया, फिर एक्सट्रीम पॉइंट से मिड पॉइंट तक आया तो थर्ड पार्ट, और मिड पॉइंट से फिर इनिशियल पॉइंट पर आया तो फोर्थ पार्ट। तो इस पूरे टाइम पीरियड में कैपिटल टी में 4 हिस्से कर दिए जाएं अगर, तो इनिशियल स्टेट टी इज इक्वल टू 0 से मिड पॉइंट तक आने में, यहां तक आने में टोटल टाइम का चौथा हिस्सा खर्च हुआ होगा, मतलब t/4 लगा होगा। फिर यहां से यहां तक में फिर से t/4, मतलब तो इनिशियल से यहां तक टोटल t/2, फिर यहां से यहां तक में t/4, और फिर मिड पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक t/4। तो t/4 4 बार जब ऐसे होता है तो टाइम पीरियड कैपिटल टी आ जाता है। इज इट क्लियर? चलिए चेक करते हैं, कुछ वैल्यूज लाने की कोशिश करते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी। इज इट क्लियर? ध्यान से समझिए प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से समझिए बच्चों। अगर हमारी इक्वेशन जो थी मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, -π/2 हमने लिया था एंगल, फाई इज इक्वल टू -π/2 लिया था। इनिशियल फेज जो है हमने डिटरमाइन किया है लास्ट कॉन्सेप्ट बताते हुए कि फाई की वैल्यू -π/2 लेना है। इज इट क्लियर? तो फाई की वैल्यू -π/2 कंसीडर करके अगर मैं कुछ सॉल्व करूं इस इक्वेशन को फर्दर, तो क्या कौन सा डेटा हमें मिलता है जिसके बेसिस पर हम यह कह सकें कि हमारी इक्वेशन सही है? ध्यान से समझिए, मैंने बोला है इस इक्वेशन को अगर सही है या गलत है चेक करना है तो कैसे करें। ओमेगा टी माइनस फाई की वैल्यू हमने π/2 ले लिया है, -π/2 ले लिया है। ध्यान से समझिए, अगर ये इक्वेशन सही है तो यहां की सिचुएशन ये इक्वेशन बताएगी। देखिए कैसे बच्चों, आप जानते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं स्टॉपर हटा दूं तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में मूव करना चालू करेगा। आप जानते हैं t/4 सेकेंड पर ये ब्लॉक जो है मिड पॉइंट पर पहुंच जाएगा। मतलब अगर ये हमारी इक्वेशन सही है और टाइम की वैल्यू अगर मैंने t/4 रख दिया तो x की वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट पर जब ब्लॉक आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 कहलाएगा। अगर ये ब्लॉक मिड पॉइंट पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हम यहीं से मेजर करते हैं। अगर इसके इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसके इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब ब्लॉक यहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, x की वैल्यू 0। आर यू गेटिंग? तो t की वैल्यू जो है मैं t/4 रख के चेक करता हूं, तो t की वैल्यू जो है स्मॉल t इज इक्वल टू t/4 रख रहा हूं मैं, t/4 रख रहा हूं। t की वैल्यू कितनी है? π/5, तो π/5 इंटू 4, तो π/20 रख रहा हूं मैं यहां। इज इट क्लियर? तो x इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा की वैल्यू 10, t की वैल्यू π/20 माइनस π/2, तो x इज इक्वल टू 10 साइन, ये हो गया आपका π/2, तो π/2 माइनस π/2, तो x इज इक्वल टू 10 साइन, ये π/2 माइनस π/2 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। देख लीजिए, मतलब t इज इक्वल टू t/4 पर पार्टिकल जो है मिड पॉइंट पर आ गया, और ये बात भी सही है। क्लियर? अगर ये इक्वेशन हमारी सही है तो अगर मैं नेक्स्ट t/4 मतलब इनिशियल से t/2 अगर मैं वैल्यू रख देता हूं तो ब्लॉक हमारा
नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, मतलब प्लस का 10 सेंटीमीटर आना चाहिए एक्स की वैल्यू यहां जब पार्टिकल पहुंचेगा तो चलिए अगर मैं इसी इक्वेशन पर x की वैल्यू t/4 रखता हूं तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। अगर इक्वेशन हमारी सही है तो वैल्यू तो प्लस 10 सेंटीमीटर ही आएगी। ध्यान से देखिएगा, अगर t की वैल्यू मैं t/2 रख दूं, अब t है अपना π/5 और ये 2 तो पहले से है तो अपना आ गया ये π/10। अब t की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूं, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा की वैल्यू 10, t की वैल्यू π/10 माइनस π/2। इज इट क्लियर? तो 10 से 10 कैंसिल तो पाई बचा, तो x इज इक्वल टू 10 साइन पाई माइनस π/2। पाई में से π/2 माइनस करोगे तो आपको π/2 ही मिलेगा, तो साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। समझ पा रहे हैं आप क्या चल रहा है यहां? फाई की वैल्यू हमने माइनस π/2 लिया था, मतलब हमने सही सिलेक्ट किया था हिट एंड ट्रायल मेथड से। हमने अपना इनिशियल फेज बिल्कुल सही सिलेक्ट किया था इस एसएचएम के लिए, तभी तो जो वैल्यूज हैं बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं इस इक्वेशन के आधार पर। अब आप क्या करिए, आप अपने कॉपी में टाइम की वैल्यू 3t/4 रखिए, 3t/4, और इस 3t/4 पर x की वैल्यू जो है फिर से 0 आ जाएगी क्योंकि ब्लॉक जो है यहां से यहां तक लौट चुका होगा। आप इसको सॉल्व करके बताइए कमेंट में, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं पूरा तो आप बताइए कि 3t/4 पर x की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर सच में आपने सीखा है माय डियर तो फोटो खींच के डालिए इसमें कमेंट बॉक्स में कि 3t/4 में जब t की वैल्यू हम 3t/4 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती। और जब फिर आप यहां पहुंच जाएंगे, मतलब पूरा कैपिटल T रख दीजिए आप, मतलब π/5 रख दीजिए t की वैल्यू, तो फिर x इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर एक डेवलप होती है कि यार फाई की वैल्यू सिलेक्ट करना और फिर उस फाई की वैल्यू के बेसिस पर जो इक्वेशन बनी उसको चेक करना कितना मजेदार काम है, इससे कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एक बात होती है, एक लास्ट पॉइंट और है, इसको अगर आपने समझ लिया हो, लिख लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो इसके बाद एक 2 मिनट की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है माय डियर। अगर आपसे कोई कहता है कि x इज इक्वल टू 0, अगर t इज इक्वल टू 0 पर है, रिपीट कर रहा हूं, अगर t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है, वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार लायक है ये, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है। अलग से ही मैं बना देता हूं इसका सिस्टम। ये देखिए, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये है ब्लॉक मिड पॉइंट पर है, ब्लॉक मिड पॉइंट पर है माय डियर। और क्वेश्चन बोल रहा है t इज इक्वल टू 0 पर अगर x इज इक्वल टू 0 है तो फाई की वैल्यू बताइए। t इज इक्वल टू 0 पर अगर x इज इक्वल टू 0 है तो फाई की वैल्यू बताइए। तो एक बच्चा बोलता है कि हमारे पास तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो फाई की मैं एक ऐसी वैल्यू ले लूं जिससे x की वैल्यू 0 आ जाए, t इज इक्वल टू 0 पर। t इज इक्वल टू 0 पर मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। और अगर आप फाई की वैल्यू 0 ले लिए, 0 डिग्री ले लिए, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बात तो सही है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट और कह रहा है कि सर अगर मैं 0 डिग्री की जगह 180 कंसीडर कर लूं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, t इज इक्वल टू 0 पर मैं फाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री ले लेता हूं तब भी तो x की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये 0 हो गया और 180 बचेगा तो साइन 180 अगेन 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ रहा है सर।
तो फाई की, मैं यहां लिख देता हूं, फाई की जो वैल्यू है, फाई की वैल्यू है 0 भी और 180 भी। दोनों ही केस में x की वैल्यू 0 मिल रही है। रिपीट कर रहा हूं एक बार, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 अगर है तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो बच्चों ने बोला फाई की दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 भी है और 180 भी है, लेकिन मैंने बोला कि एक ही वैल्यू सिलेक्ट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बच्चों बोला था कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई में ये जो फाई है ये इनिशियल फेज है। मैंने बोला था कि आपको इसकी फील आएगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो इनिशियल फेज का मतलब क्या है? तो यहां देखिए कि x की वैल्यू हम 0 रखें कि 180 रखें। बच्चा बोलता है सर हम दोनों रख सकते हैं। नहीं, दोनों नहीं रख सकते। देखिए साइन का ग्राफ इस प्रकार होता है इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है। यहां 0 है बच्चों, आप जानते हैं कि यहां पर π/2 है और यहां पर π/2 है, मींस π/2 मींस 90 डिग्री है, और यहां पर है 180। तो 0 पर, साइन 0 पर भी वैल्यू 0 है और 180 पर भी 0 है, ये 180 डिग्री है। तो सर कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करें, 0 या 180? आर यू गेटिंग? देखिए बच्चों, अगर ये ब्लॉक t इज इक्वल टू 0 मींस स्टार्ट कर रहे हैं आप SHM, ब्लॉक का मोमेंट आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं t इज इक्वल टू 0 से। तो जब आपने स्टॉपर हटाया या डिस्प्लेसमेंट दिया, इसको डिस्प्लेस किया, तो अगर आपने इधर डिस्प्लेस किया है मींस जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, मींस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तब आपको यहां पर फाई की वैल्यू 0 सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 के बाद जो भी टाइम आएगा उसमें ग्राफ बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। 0 डिग्री के बाद डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई में फाई की वैल्यू 0 डिग्री लेना है। कब? जब आपको पता हो कि ब्लॉक राइट हैंड साइड पे ही जाएगा। लेकिन जब आपको यह पता हो कि ब्लॉक जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तब आपको फाई की वैल्यू 180 डिग्री लेना है। क्यों? क्योंकि ग्राफ बोल रहा है कि अगर आपने इनिशियल कंडीशन 180 डिग्री लिया और उसके बाद टाइम आगे बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की ओर आएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव की ओर आएगा तो ब्लॉक इस डायरेक्शन पर चलना स्टार्ट करेगा। इसीलिए फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मींस t इज इक्वल टू 0 पर फाई की क्या वैल्यू लें और उसके बाद आगे फर्दर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन पर होगा। तो अगर आपने फाई गलत ले लिया, मान लीजिए आपने फाई 0 डिग्री ले लिया और इसको किसी ने डिस्प्लेस लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया, तो आपकी जो इक्वेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी भाइयों बहनों। आ रही है बात समझ में? 0 डिग्री और 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये काम था इनिशियल फेज का, ये कॉन्सेप्ट था इनिशियल फेज का। मुझे लगता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था, हमने बोला था SHM पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और खास तौर से इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। भाइयों बहनों, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको नहीं आया मैं दोबारा समझाऊंगा, और अगर आप 1 मिनट देखकर स्किप कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है ही नहीं। मुझे लगता है कि आपने इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट आज क्लियर किया है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही।